हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। माय नेम इज़ दिग्विजय एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज हम फिर से आपके पास आ गए हैं अपनी बुक्स, ऑथर्स, प्लेसेस, पर्सन, अवार्ड्स की जो सीरीज़ लेकर। एंड इसमें हम करेंगे मार्च के पार्ट 4 के करंट अफेयर्स। विदाउट मच अडू लेट्स बिगिन विद आर करंट अफेयर्स। तो हमारी आज की न्यूज़ क्या क्या कवर करेंगे हम? आज हम कवर करेंगे इकोनॉमिस्ट दीपक मिश्रा के बारे में। ठीक है, ही इज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ ICRIER। ठीक है, बस के बाद बात करेंगे M.A. गणपति जी की, जिनको डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी अपॉइंट किया गया है। उसके बाद मिस्टर कुलदीप सिंह की, जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं एंड टेक्स द एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ, तो इनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद रजनीकांत, जो आपको सबको पता है कि साउथ के हमारे एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, इनको 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, हम इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है कि नोवेलिस्ट शरण कुमार लिम्बाले, ही इज़ बीन सिलेक्टेड फॉर सरस्वती सम्मान 2020, तो इनके बारे में बात करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रेंच बिलियनियर जो है ओलिवर डसॉल्ट, ही डाइज इन अ एयरक्राफ्ट क्रैश एंड उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमारी आज की फर्स्ट न्यूज़ क्या है? हाँ जी, तो वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट दीपक मिश्रा, ही इज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ ICRIER। तो लेट्स सी दीपक मिश्रा जी के बारे में इंफॉर्मेशन। दीपक मिश्रा, practice manager in the World Bank's macroeconomics, trade and investment global practice, has been appointed as the next director and chief executive of Indian Council for Research on International Economic Relations। तो इन शॉर्ट इसको क्या कहते हैं हम? ICRIER के ये क्या अपॉइंट किए गए हैं? ही इज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ICRIER। ठीक है, तो ही विल टेक चार्ज ऑन द प्लेस ऑफ रजत कथुरिया। तो ये किन को रिप्लेस कर रहे हैं? ये रिप्लेस कर रहे हैं मिस्टर रजत कथुरिया को, हु इज बीन एट दिस पोस्ट सिंस 2012। तो मिश्रा, ही हैज बीन हेल्ड वेरियस पोजीशन एट द वर्ल्ड बैंक लेवल, इंक्लूडिंग ही इज बीन द को डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो हमारे पास आती है, वो 2016 में ही इज बीन द को डायरेक्टर ऑफ दैट। एंड ही इज बीन द कंट्री इकोनॉमिस्ट फॉर इथोपिया, पाकिस्तान, सुडान एंड वियतनाम। तो इनके बारे में और देखते हैं। लेट्स सी के हमारे इनके बारे में क्या न्यूज़ है। जो ICRIER की इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, ये जो एक बॉडी है, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? ये इस्टेब्लिश हुई थी 1981 में। एंड इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? अगर क्वेश्चन हेडक्वार्टर्स के ऊपर आता है तो मोस्टली जो भी गवर्नमेंट के होंगे या बेसिकली जो आपको लगता है गवर्नमेंट से लिंक्ड होंगे, वो आपके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में ही होते हैं। एंड अगर इकोनॉमी रिलेटेड है या इंडिया टाइप में है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वगैरह, तो इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे होंगे? इनके हेडक्वार्टर्स होंगे मुंबई में। तो ये याद रखना, RBI के हेडक्वार्टर्स आप देखना कहाँ पे हैं। तो इन चीज़ों से क्या होगा, आपको याद रहेगा कि इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं कि हेडक्वार्टर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड वेयर। तो उस हिसाब से आपको ये चीज़ें याद करनी है। सो लेट्स सी ICRI के बारे में। ठीक है, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1981। ICRIER इज एन ऑटोनोमस पॉलिसी ओरिएंटेड नॉट फॉर प्रॉफिट इकोनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक। तो बेसिकली क्या है, ये इकोनॉमिक पॉलिसी का एक थिंक टैंक है। जैसे नीति आयोग है, कंट्री की पॉलिसीज का थिंक टैंक है, वैसे ये इकोनॉमिक पॉलिसी का थिंक टैंक है। लेट्स सी इनका काम क्या है। ICRIER's main focus is to enhance the knowledge content of policy making by undertaking analytical research that is targeted at informing India's policy makers। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये लोग अपनी जो रिसर्च है उस हिसाब से करते हैं, जो उसका डेटा आता है उससे क्या होता है, जो इंडिया के पॉलिसी मेकर्स हैं वो डेटा एनालाइज करके उस हिसाब से वो पॉलिसी बना पाएँ। ठीक है, ICRIER's board of governors include leading academicians, पॉलिसी मेकर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर्स। तो बेसिकली क्या है, जैसे नीति आयोग में डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ के लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। एंड सेम हेयर है, जो इकोनॉमी के रिलेटेड है, एकेडमिक से रिलेटेड जो है पॉलिसी मेकर्स जो है उनके हैं। एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर के इनपुट्स क्या हैं इंडिया की पॉलिसी के रिगार्डिंग, तो उनको भी इसमें रखा जाता है। एंड करंटली जो चेयरमैन इनके हैं, तो चेयरपर्सन है मिस्टर प्रमोद भसीन है। ठीक है, ये किनके हैं? ICRIER के चेयरपर्सन है। एंड अब रजत कथुरिया जी को रिप्लेस कौन कर रहे हैं एज डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव? ही इज दीपक मिश्रा। ठीक है, सो नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, इनके बाद थोड़ी हम ICRI के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये प्राइमरली ये 8 चीज़ों में अपने एरिया ऑफ रिसर्च रखते हैं। लेट्स सी कौन कौन से एरिया हैं। मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन एंड रेगुलेशन। तो बेसिकली के फाइनेंस को जो हमारे लिबरल कैसे कर सकते हैं एट अ मैक्रो लेवल, कंट्री के लेवल में हम अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरह से लिबरलाइज करते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। सेकेंड इज दे डू रिसर्च इन द एरियाज ऑफ ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। तो प्राइमरली यही तीन चीज़ें सेक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। तो इसी में ये इंडिया की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को मेजर करते हैं।
एंड नेक्स्ट इज मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, तो उसके ऊपर ये रिसर्च करते हैं। क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे रिसर्च करते हैं, ठीक है। फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे रिसर्च करते हैं, इंक्लूडिंग किसमें, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी एंड हेल्थ पे। नेक्स्ट किस पे रिसर्च करते हैं, ये एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद फोकस ऑन साउथ एशिया। तो अगर हम अपनी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन देखें या हम हैंड इन हैंड विद एशियन इकोनॉमी के साथ चलना है, इस पर्टिकुलरली साउथ एशियन इकोनॉमी के साथ चलना है, तो उस चीज़ पे भी अपने इनपुट्स देते हैं। एंड नेक्स्ट इज स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड जॉब्स, क्योंकि इस तरीके से स्किल डेवलपमेंट मिशन एंड हम एंटरप्रेन्योरशिप एंड जॉब्स अपने एरिया अपने कंट्री में प्रमोट कर सकते हैं, तो उन चीज़ों पे ये काम करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ है एम ए गणपति अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी। तो एनएसजी को आपका आइडिया होगा, ठीक है, ये सिक्योरिटी में रहते हैं प्राइमरली प्राइम मिनिस्टर एंड सच पर्सन्स की, ठीक है। सो एम ए गणपति ही इज बिन द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी, तो इनको अपॉइंट किया गया। लेट्स सी इसके बारे में। सीनियर आईपीएस ऑफिसर एम ए गणपति was on March 16, 2021 he's been appointed as the Director General of National Security Guard, ठीक है। ये एक आईपीएस ऑफिसर हैं, ठीक है, उत्तराखंड कैडर के, एंड इज करंटली डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो BCAS के ये करंटली पोस्टेड है डायरेक्टर जनरल, एंड नाउ ये यहाँ के डायरेक्टर जनरल पोस्ट कर दिए गए हैं। नाउ ही इज बीन पोस्टेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। आगे देखते हैं इनके बारे में। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द पोस्ट अप टू February 29, 2024 अंटिल हिज रिटायरमेंट। तो 2024 तक, जब तक इनकी रिटायरमेंट नहीं होती तब तक ये सेम पोस्ट पे ही रहेंगे, ठीक है। एनएसजी के हेडक्वार्टर्स का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी बताया था कि हेडक्वार्टर्स अगर गवर्नमेंट के DRDO ऐसे सच कुछ आता है तो उसके हमारे न्यू दिल्ली ही गवर्नमेंट के हेडक्वार्टर्स रहेंगे, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर प्राइमरली चीज़ें आती हैं उनके तो न्यू दिल्ली ही, आप अगर नहीं आता होगा आंसर तो उसको फिर न्यू दिल्ली ही मार्क कर देना, उससे आपका जो है काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। एंड लेट्स सी मोटो क्या है एनएसजी का। एनएसजी का मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। तो एनएसजी का मोटो भी याद कर लेना। इससे क्या होता है कि कई बार ये मोटो ही डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि इज एसोसिएटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, एनएसजी, CRPF, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है। तो ये ज़रूर आप लिख के याद कर लेना, अगर वैसे याद नहीं होता तो इसका आप याद रख लेना। मोटो क्या है, इसका नाम मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एनएसजी के बारे में। द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इज एन एलीट काउंटर टेररिज्म यूनिट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो अगर एनएसजी के बारे में पूछा जाता है तो किसके अंडर काम करती है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है। इट वाज फाउंडेड इन 1986 आफ्टर कौन सा ऑपरेशन, आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ आफ्टर ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है, जो गोल्डन टेम्पल पे अटैक किया था आर्मी ने उसके ऊपर, एंड आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। तो प्राइमरली ये एज सच जो इंपॉर्टेंट पर्सन है उनकी सिक्योरिटी के लिए काम करती है। एंड ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट याद रख लेना, इनका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है 1986, एंड वर्क किसके अंडर करती है, डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है, मिस्टर कुलदीप सिंह, ठीक है, ही टेक्स एडिशनल चार्ज ऑफ CRPF के डायरेक्टर जनरल का इनको चार्ज दिया गया है। लेट्स सी, आईपीएस ऑफिसर कुलदीप सिंह हैज बीन गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ CRPF डायरेक्टर जनरल आफ्टर इनकम्बेंट चीफ AP महेश्वरी रिटायर। तो जो पहले AP महेश्वरी थी इनकी रिटायरमेंट हो गई है, एंड इनको एडिशनल चार्ज दिया। एडिशनल चार्ज का मतलब क्या है, जो ये काम कर रहे हैं वो तो करेंगे, बट एज अ DG ऑफ CRPF भी अब इनको वो काम दे दिया गया है। आगे देखते हैं, कुलदीप सिंह इज वर्किंग एज द स्पेशल DG ऑफ इट्स सेंट्रल जोन एंड विल होल्ड द एडिशनल चार्ज ऑफ CRPF हेड टिल द अपॉइंटमेंट एंड ज्वाइनिंग ऑफ द सक्सेसर और फर्दर ऑर्डर्स। मतलब क्या, जब तक तो उनकी महेश्वरी जी जो रिटायर हुए हैं उनकी जगह जब तक कोई नया नहीं आता है तो इनको उसका एडिशनल चार्ज दिया गया है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि अंटिल फर्दर ऑर्डर्स का मतलब ये है कि इनको कंप्लीटली चार्ज दिया जाएगा इन केस अगर मिस्टर महेश्वरी को कोई रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्या है इसमें के बारे में, CRPF के बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है। द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इज कंट्रीज लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स, ठीक है। तो आप इसके बारे में याद रखना, इट इज द कंट्रीज लार्जेस्ट पैरामिलिट्री विद एन एस्टिमेटेड स्ट्रेंथ ऑफ 3.2 लाख पर्सनल। तो 3,25,000 के करीब इसमें जो है ये लोग एम्प्लॉय करते हैं या सिक्योरिटी पर्सनल इसमें एम्प्लॉयड रहते हैं। इट इज डेजिग्नेटेड एज द लीड इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स विद इट्स मेन ऑपरेशनल थिएटर्स बीइंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड स्टेट्स, काउंटर टेररिस्ट कॉम्बैट इन द कश्मीर वैली एंड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन इन नॉर्थ ईस्ट। तो बेसिकली अगर आप कश्मीर वगैरह ट्रेवल करते हैं तो आप लोग यही देखते होंगे कि प्राइमरली जो हम कहते हैं कि विद इन द सिटीज़ या नॉट ऑन द बॉर्डर्स, हम पर्टिकुलरली अगर किसी सिटी में या इंटर स्टेट ट्रैवल कर रहे हैं कश्मीर में पर्टिकुलरली, तो आप देखते होंगे कि मोस्टली जो हम वी सी आर आर्म्ड फोर्सेस, तो उनमें CRPF ही डिप्लॉयड रहती है वहाँ पे, ठीक है। तो सेंटर की फोर्स है एंड यही
जो है प्राइमरली काउंटर टेररिस्ट एंड सच ऑपरेशन में काम करती है। आगे क्या है, सीआरपीएफ के हेडक्वार्टर्स का है, ऑब्वियसली अब मैं आपको बता चुका हूँ, तो अब आपके लिए भी गेस करना इजी होगा। इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में एंड इट वाज फॉर्म्ड ऑन 27 जुलाई 1939। इट मीन्स बिफोर इंडिपेंडेंसी इसकी फॉर्मेशन हो गई थी। एंड इनका पुलिस का जो फोर्स मोटो क्या है, इनका मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप प्लीज़ याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज रजनीकांत टू बी ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो रजनीकांत जी को 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, लेजेंडरी इंडियन एक्टर रजनीकांत। ठीक है, तो एवरीथिंग रजनीकांत को तो मेरे ख्याल से कोई खास ही होगा जो नहीं जानता होगा। तो लेट्स सी, इनको 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, तो ये एसोसिएटेड टू फिल्म इंडस्ट्री ही अवार्ड है। ठीक है, ठीक है, इट इज इंडिया हाईएस्ट फिल्म ऑनर फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा एंड ही हैज आउटस्टैंडिंगली कंट्रीब्यूटेड टू इंडियन सिनेमा। इसको टेस्टिफाई करने की भी जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज मतलब विजिबल है ना, काफ़ी ज़्यादा इनकी मूवीज़ पसंद करते हैं साउथ में, इवन के ऑल ओवर इंडिया ही पसंद करते हैं। ठीक है, द ज्यूरी दैट डिसाइडेड द विनर दिस ईयर कंप्राइज्ड ऑफ मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल, आइकॉनिक प्ले बैक सिंगर आशा भोसले जी एंड डायरेक्टर प्रोड्यूसर सुभाष घई एंड म्यूजिक कंपोजर शंकर महादेवन एंड विश्वजीत चैटर्जी। ठीक है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनका सेलेक्ट किसने किया था, इंपॉर्टेंट है कि इनको अवार्ड कौन सा मिला है। 51st दादा साहब अवार्ड मिला है, किनको मिला है, रजनीकांत जी को, है ना। एंड नाउ ही हैज बिकम द 12th साउथ इंडियन टू विन द कोवेटेड अवार्ड। एंड प्रीवियसली किनको मिल चुका है ये अवार्ड। ठीक है, प्रीवियसली मिल चुका है डॉक्टर राजकुमार अकीनी, नागेश्वर राव। ठीक है, ये साउथ के प्राइमरीली मेन एक्टर्स हैं। के बालाचंद्र जी को मिल चुका है ये अवार्ड। तो साउथ इंडिया के ये कौन से नंबर पे हैं, ये 12th नंबर पे आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है, इट इज इंडिया हाईएस्ट ऑनर इन सिनेमा, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, एंड इट इज गिवन एनुअली एट द नेशनल फिल्म अवार्ड्स बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। तो डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल इसको अवार्ड को देती है। एंड ये अवार्ड किसके अंडर आता है, अगर मिनिस्ट्री पूछी जाए, ऑब्वियसली जितनी भी मूवीज़ वगैरह प्रोड्यूस होती हैं, सीरियल्स हैं, जितने भी जो ऑब्वियसली जो मीडिया से रिलेटेड है, ये कवर होता है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर। तो अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं, नाउ यू हैव टू टेल मी हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। ठीक है, ये कमेंट आप प्लीज़ टाइप कर दीजिएगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट एवर रेसिपिएंट ऑफ द अवार्ड वाज एक्ट्रेस देविका रानी। तो देविका रानी वाज द फर्स्ट रिसीवर ऑफ दिस अवार्ड। एंड उसके बाद किनको मिला है रिसेंटली, ये मिला है अमिताभ बच्चन को, विनोद खन्ना जी को, फिल्म मेकर के विश्वनाथ एंड मनोज कुमार जी को रिसेंटली ये अवार्ड मिल चुके हैं। एंड नाउ इज रजनीकांत। ठीक है, और नेक्स्ट हमारी क्या न्यूज़ है, नॉवलिस्ट शरण कुमार लिम्बाले, ही इज बीन सिलेक्टेड फॉर सरस्वती सम्मान 2020। ठीक है, तो लेट्स सी, ही वाज चूजन फॉर द ईयर 2020। इनको 2020 के लिए मिला कब है, 2021 में। ठीक है, 30th edition of the prize, the highest recognition in the field of Indian literature in the country, was given to Sharan Kumar Limbale for his 2018 मराठी नॉवल सनातन। तो जो इनकी नॉवल का जिसके लिए इनको अवार्ड मिला गया उसका नाम है सनातन। कब लिखी थी इन्होंने, ये आई थी 2018 में। ठीक है, शरण कुमार लिम्बाले हैज़ ऑथर्ड 40 बुक्स ऑफ नॉवल्स, पोइट्री, स्टोरीज एंड क्रिटिसिज्म। तो इन्होंने काफ़ी एज सच बुक्स लिखी हैं। एंड उनमें से एक को 2018 सनातन वाली को रिसेंटली सरस्वती सम्मान उस कारण इनको मिल रहा है। नेक्स्ट क्या है, मराठी नॉवलिस्ट, पोएट, क्रिटिक एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ठीक है, ही इज बिन रिसेंटली सिलेक्टेड फॉर दिस सम्मान। एंड ये देता कौन है, अगर क्वेश्चन आ जाए सरस्वती सम्मान इज गिवन बाय में आ जाएगा के बिरला फाउंडेशन। ठीक है, तो ये प्लीज़ आप एक पॉइंट बना के अलग से नोट कर लीजिएगा कि जो सरस्वती सम्मान 2020 है, या वैसे भी सरस्वती सम्मान जो है वो देता कौन है, ये अवार्ड दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, इसमें इनको 15 लाख रुपए दिए जाते हैं एंड एक शील्ड दी जाती है, एक ट्रॉफी टाइप, एक वो दिया जाता है, उसको प्लाक कहते हैं। तो उसमें इनको मिला है 15 लाख रुपए भी मिले हैं साथ में इनको। एंड जो भी अवार्ड जीतता है उनको मिलते हैं। द ऑथर हैज़ रिटन हिज नॉवल यूजिंग मैनी इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स एंड स्पेस, ही ब्रिलियंटली वीव द स्टोरी नॉवल विद द हिस्ट्री। तो जैसे अगर हम कई बार एक इन्होंने क्या किया, जैसे हम एक एसोसिएट करते हैं कोई पास्ट हिस्ट्री में कोई इवेंट हुआ है। ठीक है, अगर फॉर द टाइम भी अगर मैं रिकॉल करना चाहूँ तो एक मूवी आई थी दिलजीत की ना, फिलौरी, राइट, सो फिलौरी इज द नेम। तो उसमें क्या था, उन्होंने क्या एक करेक्टर्स उन्होंने इमेजिन किया एंड उसको हिस्ट्री के साथ वीव कर दिया कि हाँ अप्रैल में जो है जलियांवाला बाग में सैकर हुआ था, एंड उसके साथ वीव करके उन्होंने एक स्टोरी बना ली। सिमिलरली इन्होंने भी एक स्टोरी बना ली जिन्होंने उन्होंने ऐसे करेक्टर्स क्रिएट किए जो हिस्ट्री के साथ दे सिंक्रोनाइज विद द हिस्ट्री एंड इवेंट्स ऑफ द हिस्ट्री। तो उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। लेट्स सी, ही वाज बोर्न इन on 1st June 1956 in Maharashtra's
Solapur district and obtained master degree in Marathi literature and did PhD in comparative study from Marathi Dalit literature and अमेरिकन ब्लैक लिटरेचर फ्रॉम शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर। तो शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर से ही इन्होंने पीएचडी और बाकी की स्टडीज़ की हैं। ही जॉइंट एज एन असिस्टेंट एडिटर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन इन यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी नासिक, फ्रॉम वेयर ही रिटायर्ड एज अ प्रोफेसर एंड डायरेक्टर। तो जहाँ पे इन्होंने ज्वाइन किया था वहीं से उस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ही ये रिटायर हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, फ्रेंच बिलियनियर एंड एमपी ओलिवर डोसाल्ट डाइज इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश। तो इनकी डेथ हो गई है। डोसाल्ट आपको पता ही है, एक कंपनी है, आपने नाम भी काफ़ी सुना होगा, जो राफेल जेट इंडिया प्रोक्योर करे हैं जिनसे इंडिया ने, तो उसके बारे में ये न्यूज़ है। एंड लेट्स सी इसमें क्या है। ओलिवर डोसाल्ट वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ बिलियनियर इंडस्ट्रियलिस्ट सर्ज डोसाल्ट हुज ग्रुप ओन्ड द ली फगैरो न्यूज़पेपर एंड ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स राफेल वॉर प्लेन्स। ठीक है, तो ये वॉर प्लेन्स बनाते हैं। ठीक है, द फ्रेंच एमपी एंड बिलियनियर, ठीक है, ही वाज अ फ्रेंच एमपी ऑल्सो। ठीक है, ओलिवर डोसाल्ट डाइड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश एंड ही वाज 69 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, डोसाल्ट ही वाज अ जूरिस्ट सेंटर राइट रिपब्लिकन पार्टी वाज assassinated in Calvados, Normandy, northern France. He was last seen with the public event on March 5th in Beauvais near Paris। ठीक है, तो नियर पेरिस के इनको देखा गया है, पेरिस के आसपास ही, विद द इंटीरियर मिनिस्टर जेरार्ड डोमिनिन एंड फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर जेन कास्टेक्स। ठीक है, तो इनके जो डेथ के ऊपर है, जो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जी, इन्होंने ट्वीट किया था टू पे ट्रिब्यूट टू डोसाल्ट, एंड उन्होंने उनकी सर्विसेज को थैंक किया था, जो उन्होंने सर्विसेज दी है, एंड बाकी उन्होंने नेशन को सर्व करने के लिए जो भी स्टेप्स लिया उसको इन्होंने थैंक किया था अपने ट्विटर पोस्ट के थ्रू। एंड लेट्स सी डसॉल्ट एविएशन ग्रुप के बारे में। इट इज़ अ मेजर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर इन फ्रांस for the past 70 years, and that also has manufactured Mirage warplanes, Falcon private jets and state of the art Rafale fighter jets। तो Dassault आप सबको पता है, अगर आपसे वैसे भी पूछ लिया जाए कि जो हमारे पास Rafale इंडिया ने प्रोक्योर किए थे कौन सी कंपनी ने बनाए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन शायद रिसेंटली 2018 या 19 के एग्जाम्स में भी आया था, तो किस कंपनी से एसोसिएटेड है, तो आंसर उसका Dassault ही था। तो फॉर दैट थिंग दिस न्यूज़ हैज़ बीन पुट इनटू योर करंट अफेयर्स सिलेबस, एंड आपने इसको प्लीज़ याद कर लेना है, जो जो आज के इंपॉर्टेंट पर्सन आपको बताए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू एंड सी यू सून ऑन लाइव वीडियोस। हम आपको देख के मिस कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो अनटिल एंड अनलेस जब तक लॉकडाउन है प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। एंड प्लीज़ जहाँ जहाँ मैंने आपको कमेंट करने को कहा है, प्लीज़ 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 डू कमेंट ऑन whatsoever questions, उससे मुझे आपके एफर्ट्स पता चलते हैं, एंड हाउ सिंसियर यू आर, प्लीज़ डू कमेंट। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू।